नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से हमारी नई क्लास इतिहास की शुरू होने जा रही है। भारतीय इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे इतिहास को पढ़ेंगे हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और किन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये सब्जेक्ट उसके बारे में भी डिटेल में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी जुड़े रहेंगे और अच्छे से इन वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से देखेंगे ताकि हिस्ट्री से संबंधित आपके जो भी डाउट है वह यहीं पर क्लियर हो जाए और एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बात यह कि ये जो सिलेबस है बड़ा लंबा चलने वाला है, लेकिन यह है कि अगर आप एक बार हिस्ट्री को पढ़ लिए तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। इन वीडियोज़ के माध्यम से आज तक इतनी अच्छा कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में चीज़ें हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, हमने हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया है। लेकिन उसके लिए हमारा और आपका जुड़ाव जरूरी है। अगर मैं आपसे कुछ करने के लिए कहता हूं तो आपको करना चाहिए कि अगर इस बुक से कुछ चीज़ें ये पढ़ना है ताकि चीज़ें समझ आ सके तो वो आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास आखिर है क्या, इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है और इतिहास के बारे में कुछ और चीज़ें की बात करेंगे। कौन कौन विद्यार्थियों को इसके जो वीडियोस है वो देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि मैं यही बता देता हूँ किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल में आप इतिहास यहाँ पर देखेंगे। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपका कंप्लीट इतिहास इन्हीं वीडियोस से हो जाएगा। अगर एग्जाम जिसमें जीएस आता है, अब सोचिए अगर यूपीएससी और एमपीपीएससी लेवल का आप इतिहास पढ़ लेंगे, हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, तो अदर एग्जाम्स में तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि झंडे गाड़ कर ही आएंगे। आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता और आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन से गलत नहीं होंगे। फैक्चुअल और कंसेप्ट वाइज जो भी चीज़ें होगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम जो भी आपके हो सकते हैं। लेकिन इतिहास की परिभाषा सभी आप सुन सुन के बोर हो गए होंगे और इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ें क्यों, ये आपके दिमाग में आता होगा। देखिए, इतिहास को पढ़ने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यह है कि इतिहास को पढ़कर हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो हम भविष्य में अप्लाई करने वाले हैं। हम ये समझ सकते हैं कि यार अगर ज़्यादा मुद्रा छप जाती है आवश्यकता से अधिक या अधिक मुद्रा के छप जाने से क्या हो सकता है, तो ये भी हम इतिहास में पढ़ते हैं ताकि भविष्य में हम गलती ना करें। हमें ये समझ में आ जाता है कि किसी भी धर्म के उदय के पीछे क्या कारण रहते हैं, वो बातें हमें समझ में आ जाती है। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति जब हम पर शासन करने के लिए आता है तो हमारी किन कमजोरियों के आधार पर वो शासन करता है, तो उन कमजोरियों से हम बच सकते हैं। हमें ये समझ में आ जा सकता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व एक नगरीय सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उस सभ्यता में लोगों का किस तरीके से उस सभ्यता को देखने का नजरिया था, वहां की साफ सफाई का नजरिया था, वहां पर रहने का नजरिया था। इन सभी चीजों को देखा जा सकता है, किस तरीके से वहां पर लोग रहते थे। और अधिकांश सभ्यताओं के स्थित होने का सबसे मुख्य कारण नदी घाटियां क्यों ही रही, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म या बात करें यहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और किस प्रकार से ये धर्म का प्रचार प्रसार होने से ये धर्म स्थापित हुआ, इसके बारे में हम देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं किस प्रकार से मध्यकाल में विभिन्न राजाएं आए और कैसे कैसे यहाँ पर शासन हुआ और किन चीजों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया, इसके बारे में देख सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर रणभूमि में हमारी नीति सही नहीं है, हमारे पास चाहे संसाधन अधिक हो लेकिन हमारी नीति सही नहीं है, तो कैसे हम अविजय या कह सकते हैं पराजित हो सकते हैं। तो तमाम चीजें जो आप जिंदगी भर में यूज करते हैं वो इतिहास ही है। इतिहास की घटनाओं को देखकर ही हम भविष्य में होने वाले कार्यों को समझते हैं, ये इतिहास की घटना है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इतिहास को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और किसी भी एग्जाम में अगर इतिहास आता है, हिस्ट्री आती है, तो वहां से आपके क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। आज का ये वीडियो हम केवल इस बात पर फोकस करेंगे कि इतिहास को पढ़ने के सोर्सेस क्या होने चाहिए, स्रोत क्या क्या होने चाहिए। कभी कभी आपने बचपन में देखा होगा, आप आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को कुछ ऐसी बातें बताते होंगे कि यार आज से 200 साल पहले या आज से 20 साल पहले, 80 साल पहले ऐसा हुआ था, इस तरीके से चीजें हुई थी। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस समय ऐसा हुआ तो आपको कैसे पता, या आपका दोस्त जब ये प्रश्न आपसे पूछता था कि किस प्रकार से आपको पता कि ऐसा ही हुआ, तो आप कहते थे कि मेरे दादाजी ने, दादी जी ने या परदादा ने या इन लोगों ने मुझे ये बताया। यानी आपके पास उस बात को जानने के लिए सोर्सेस है। कोई ऐसा तो है नहीं ना कि आपके पास कोई दिव्य दृष्टि है और आप आज से पता लगा रहे कि हाँ आज से मैं ध्यान मग्न हो गया और 250 वर्ष पहले क्या हुआ इसके बारे में हमने पता लगाया।
तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कुछ सोर्सेस थे उस बात को पता करने के कि आज से 50 साल पहले क्या हुआ। वो सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारी दादी जी है, हमारे माता पिता है, परदादा है, परदादी है, नाना है, नानी जी है, कि इन्होंने हमें बताया कि हमारे ज़माने में साहब ऐसा होता था, तो हमें पता लग गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेस होने चाहिए, वरना बिना सोर्सेस के हम इतिहास को पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं अकबर के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, है ना, कि अकबर के बारे में ये बातें थी, ये चीज़ें थी, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई, लेकिन क्या उस समय आप थे? तो आप कहेंगे सर हम तो उस समय नहीं थे, तो हमें पता कैसे लगा? तो जैसे ही हम अकबर के बारे में किसी बुक में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यार अकबर के शासनकाल में ऐसा हुआ, अकबर के बारे में इसने ऐसा लिखा। कहने का मतलब जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में कहीं से जानकारी प्राप्त करते हैं, कहीं से हम देखते हैं, तो वो हमारे लिए सोर्सेस हो जाता है। बिना सोर्सेस को इतिहास को पढ़ना असंभव है ना। तो हमें इतिहास को पढ़ने के लिए कुछ सोर्सेस या कुछ स्रोतों की आवश्यकता होगी, और भारतीय इतिहास में स्रोत दो प्रकार के हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरे है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का सीधा सा मतलब ये समझिए, वो चीजें जिन्हें देखकर, किसी वस्तु को हमने देखा और देखकर हमने अनुमान लगाया कि यार ये तो शायद इतने वर्ष पुरानी होगी। जैसे हमने मान लेते हैं किसी कंकाल को देखा, वो पता लगा यार ये कंकाल तो हमें बड़ा पुराना लग रहा है। उस कंकाल के ऊपर रिसर्च की और रिसर्च देख के हमें पता लगा कि मान लेते हैं लगभग 3000 वर्ष पुराना ये कंकाल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी वस्तु को देखकर ये अनुमान लगाना पड़े कि यार ये कितने वर्ष पुरानी होगी और इसके आधार पर इसका क्या उपयोग रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि साहित्यिक स्रोत का मतलब ये किसी भी काल के बारे में, किसी भी समय के बारे में अगर वस्तु से आपको किसी बुक से जानकारी मिलती है, वो बुक कुछ भी हो सकती है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, चाहे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी बुक से हमें इसके बारे में जानकारी मिली तो वो होगा साहित्यिक स्रोत। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें स्पष्ट हुई होगी। अब देखना, एक बात समझना है, पुरातात्विक स्रोत में रखते क्या क्या है, क्योंकि डिटेल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें रख सकते हैं उपकरण, दूसरा हम इसमें रख सकते हैं मृतभांड, तीसरा हम इसमें रख सकते हैं सिक्के, सिक्के को हम मुद्रा कह सकते हैं, आदि। एक एक बातों को समझना। उपकरण क्या होते हैं? जिसे अनुमान लगाना आज से मान लेते हैं लगभग 7000 वर्ष पूर्व, 7 के 7000 वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा। मान लेते हैं हमें एक पत्थर प्राप्त हुआ, ये पत्थर कुछ इस प्रकार से बड़ा था और ये आगे से नुकीला था, है ना। तो हमें ये पत्थर मान लेते हैं आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। हमें जब ये पत्थर प्राप्त हुआ और हमने इस पर रिसर्च करना प्रारंभ की, तो हमें पता लगा कि यार ये जो पत्थर है लगभग 7000 वर्ष पुराना है। ठीक है, हमें एक बात पता लगी इसके रिसर्च करने के बाद। फिर हमने देखा कि यार ये जो पत्थर है ना, ये आगे से नुकीला है और इस पत्थर को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर काट कर ऐसा बनाया गया है। तो हमें दूसरी बात क्या पता लगी कि ये जो पत्थर है शायद उस समय जो व्यक्ति रहे होंगे, उन व्यक्तियों ने इसे हथियार के लिए बनाया होगा। हो सकता है ये उनका औजार रहा होगा। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, अगर हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं होते, हमारे पास लिखकर नहीं दिया, 7000 वर्ष पहले हमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जिसमें इस पत्थर का उल्लेख है, यहाँ के औजारों का उल्लेख है, तो हमारे पास लिखित साक्ष्य है नहीं। अब लिखित साक्ष्य नहीं है तो फिर हमें अनुमान तो लगाना होगा। अब अनुमान हमने कैसे लगाया कि हमें ये पत्थर मिल गया, पत्थर आगे से नुकीला है, तो हमने अनुमान लगा लिया कि शायद ये उनका औजार रहा होगा, इसका उपयोग ये कर रहे होंगे। तो इसे हम कहते थे उपकरण। कहने का मतलब यह है कि अगर आज से लगभग उस समय जब साहित्यिक स्रोतों की प्रचुरता नहीं थी, साहित्यिक स्रोत नहीं लिखे जाते थे, व्यक्तियों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उस समय में उपकरण जब बनाए जाते थे, लोग तो रहते थे, लोगों द्वारा अब उनकी रक्षा के लिए, उनके भोजन बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो हथियार बने होंगे। उन्होंने मान लेते हैं उन्होंने घड़ा बनाया पत्थर का, उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई वो भी पत्थर की, उन्होंने इस तरीके से पत्थरों के औजार बनाए, सभी पत्थरों के थे। यानी
जब उपकरणों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं या किसी पत्थर को यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर किसी हथियार में तब्दील किया जाता है, औजार में तब्दील किया जाता है, जिससे वो शिकार करते होंगे, जिसमें वो अपने भोजन को खाते होंगे, तो हम केवल उस समय के अनुमान को लगा पाते हैं, हमारे पास कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। तो उपकरण पत्थर हो गया, यहाँ पर औजार हो गए उस समय के, उसे हम करते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है मृदभांड। मृदभांड का मतलब सीधा सा ये है कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसे कहते हैं मृदभांड। क्या आप बोर तो नहीं हो रहे हैं कि सर इतना लंबा टाइम हो गया, हमें तो बोरिंग सी महसूस हो रही है? मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारा ये जो लेक्चर है ये बोरियत से भरा हुआ हो। आराम से रहना है, ध्यान से सुनना है, जब समय मिले तब सुन लेना है। दूसरी बात क्या कर रहे हैं हम मृदभांड की। मृदभांड का मतलब होता है घड़ा। मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, वही घड़ा जो प्रचलित है कौवा द्वारा। जो कौवा होता है कि साहब इसमें पानी ऊपर लाने के लिए वो एक एक पत्थर उसमें डाला जाता है, वही घड़े की बात की जा रही है मृदभांड की। शुरुआत में व्यक्तियों ने बनाए होंगे पत्थर के औजार, फिर बने मृदभांड। अब मृदभांड भी किसी संस्कृति के बारे में दर्शाते हैं। आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आपने देखा होगा, आपके यहाँ पर जो घड़े बनते होंगे, हो सकता है आपसे लगभग 25 किलोमीटर दूर वाले किसी गांव में आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं, वहां पर घड़े की जो थोड़ी सी आकृति वो चेंज होती होगी। आप देखना अक्सर कहीं पर मिट्टी का घड़ा थोड़ा सा अलग प्रकार का बनेगा, कहीं पर उस पर नक्काशी अलग प्रकार की होगी, डिजाइन अलग बना देगा, कहीं पर अलग प्रकार की डिजाइन बनी होगी। तो ठीक ऐसे ही 7000 वर्ष 8000 वर्ष पूर्व भी ऐसा होगा कि कोई संस्कृति में मृदभांड अलग तरीके का था, दूसरी संस्कृति में मृदभांड यानी घड़े अलग तरीके से थे। इस शब्द से डरना नहीं है। ये मृदभांड का मतलब होता है घड़ा, जो मिट्टी का, जिसमें हम गर्मियों में अधिकतर पानी भर कर रखते हैं, उसे कहते हैं मृदभांड। तीसरा है सिक्के। सिक्के ज्यादा अच्छा कथन नहीं है उस समय के लिए। उस समय के लिए ज्यादा प्रचलित कथन है मुद्रा। मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हो, आपको एक सोने की मुद्रा प्राप्त हुई। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो आपको एक सोने की मुद्रा प्राप्त हुई। इस मुद्रा पर अंकन था किसी राजा का, किसी महाराजा का। मान लेते हैं एक चित्र उकेरा गया था और वहां पर कुछ लिखा हुआ था। अब आपके सामने केवल ये मुद्रा है और इस पर कुछ और चीज है नहीं। तो आपने ये जो मुद्रा है अब आपकी जेब में तो रहेगी नहीं, आपको ये मुद्रा ले जानी पड़ेगी पुरातात्विक विभाग के पास। पुरातात्विक विभाग जब इस मुद्रा को देखेगा तो वो अनुमान लगाएगा कि यार ये मुद्रा लगभग इतनी पुरानी है ना। वस्तुओं के आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है। जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो वहां पर एक पद्धति पढ़ते हैं, उस पद्धति के आधार पर उस सभ्यता के बारे में पता लगाया जाता है कि ये कितने वर्ष पुरानी रही होगी। ठीक ऐसे ही इस मुद्रा के आधार पर, इसे देखकर इस पर रिसर्च की जाती है, इसका अनुमान लगाया जाता है कि यार ये इतने वर्ष पुरानी मुद्रा रही होगी। फिर हमने देखा कि यार इस पर किसी राजा महाराजा का अंकन है, किसी राजा महाराजा का चित्र है, तो शायद ये उस राजा महाराजा से संबंधित रही होगी। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, चाहे आप पत्थरों के औजार रख लो, चाहे आप घड़ों को रख लो, चाहे आप मुद्राओं या सिक्कों को रख लो, अगर हम केवल इन वस्तुओं को देखते हैं और इसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ये किस काल से संबंधित रही होगी, तो निश्चिंत होकर आपको ये पता लगाना कि ये किस काल से संबंधित रही होगी, ये सभी चीजें हमें पुरातात्विक स्रोत की ओर ले जाती है। हमारे सामने कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब ऐसा नहीं है ना किसी ने घड़ा बनाया, घड़े पर लिख दिया कि साहब ये उस वंश से संबंधित रहा है, साहब इसके ऊपर मेरा नाम ये है, मैंने इस घड़े को बनाया और ये इससे संबंधित। ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई। आज घड़े बनते कोई ऐसा करता है क्या? नहीं। कहने का मतलब ये जो मृदभांड है, ये जो घड़े हैं, ये जो सिक्के हैं, ये जो मुद्राएं हैं, चाहे ये जो उपकरण है, ये हमें पुरातात्विक स्रोतों की ओर दर्शाते हैं कि हमें केवल इन्हें देखकर अनुमान लगाना है। फिर दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी 2 चीजें हैं, एक होता है देसी साहित्य, एक होता है विदेशी साहित्य। अब इसमें डरने की बात नहीं है कि देसी और विदेशी में अंतर क्या है। देशी और विदेशी में थोड़ा सा अंतर है। अगर हमारे देश से संबंधित साहित्य है, किसी हमारे देश के कवि रचनाकार ने उसे लिखा है, तो वो देसी साहित्य है। अगर कोई भारत में आया और भारत की संस्कृति का अध्ययन किया और यहाँ पर राजा महाराजाओं के काल को देखा और उसके बारे में लिखकर चला गया, तो वो विदेशी साहित्य। जैसे यहाँ पर बहुत सारे यात्री आए, चाहे हम बात करते हैं हेनस्वांग, चाहे हम बात करते हैं फायान। याद है आपको फायान, जिसने
जो फायन था जिसने कहा था कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु थी, ये वही। चाहे हम बात करें एत्सिंग की, तो ये सभी जो व्यक्ति थे ये थे विदेशी व्यक्ति, और इन्होंने भारत में आकर जब भारत के इतिहास को देखा, भारत के लोगों को देखा, यहाँ की सभ्यता को देखा, तो उसे किताबों पर उकेरा गया। किताबों पर उकेरने के बाद वही चीज हमारे लिए उस समय का प्रमाणिक स्रोत बन गया कि हाँ, अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे तो उसके शासनकाल में क्या होता था, क्योंकि हमें पता लगा कि किसी व्यक्ति ने उसके बारे में लिखकर चला गया। अब बात आती है देसी साहित्य की। देसी साहित्य में बड़े फेमस चीजें हैं, जैसे कि वेद के बाद हम बात कर सकते हैं पुराण, अर्थशास्त्र। कौन थे अर्थशास्त्र के रचयिता? चाहे हम उन्हें राजनीतिज्ञ कहे, चाहे हम उन्हें फिलोसफर कहे, चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता थे, इन्हें हम कहते थे देसी साहित्य। तो यहां पर सिंपल सा अर्थ यह समझना, हमने क्या देखा कि अगर हम किसी वस्तु के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि यह वस्तु किस काल से संबंधित रही होगी और यहां पर लोग किस प्रकार से इनका उपयोग करते होंगे, तो उन्हें हमने कह दिया पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत। लेकिन अगर हम किसी किताब को पढ़कर यह पता लगाते हैं कि आखिर यहां पर क्या हुआ है, तो उसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। और इन दोनों के आधार पर पूरे इतिहास को पढ़ा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, है ना। इतनी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछी जाती है। ये बात केवल हमारी समझ विकसित है। कल को आपसे पूछ लिया कि साहब आप ये तो बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था, लेकिन आपको कैसे पता? तो आप कह सकते हैं कि हमें साहब कौटिल्य के अर्थशास्त्र पता है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़कर हमने पता लगाया कि वहां पर क्या हुआ। हमारे पास कुछ सोर्सेस, कुछ साक्ष्य होने चाहिए। ठीक ऐसे ही साहित्यिक स्रोतों में जब हम देसी साहित्य की बात करते हैं, तो जैसे हम वेदों की अगर बात करें, जब आप वैदिक काल को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि ये पूरी ग्रामीण सभ्यता थी और दो भागों में बट गई, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के समय कुछ चीजें अलग घटित हुई, उत्तर वैदिक काल के समय कुछ चीजें अलग घटित हुई। किस तरीके से लोगों का यहाँ पर रहन सहन था, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था थी, यह हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो वेद के आधार पर हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि पूरे इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे सामने कुछ स्रोत होते हैं, कुछ साक्ष्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं या उनको पढ़कर हम बताते हैं कि इस काल में क्या हुआ होगा। मानकर चलिए अगर हमारे सामने वेद नहीं होते, तो क्या हमें पता लगता है कि आज से इतने वर्ष पूर्व वैदिक सभ्यता थी? हम तो कहते हैं यार हड़प्पा सभ्यता का हमें पता लगा, और हड़प्पा सभ्यता के बाद सीधे यहां पर महाजनपदों का उदय हुआ। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहां गया? लेकिन हमारे सामने जब वेदों की साक्ष्य या वेद हमारे सामने दिखे, तो हमें पता लगा कि नहीं, यहां पर वेदों के बारे में अगर हम बात करें तो वैदिक काल भी था, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कई वर्षों तक ये सभ्यता चली, है ना। अगर चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं होता, तो क्या हम बता सकते थे कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन व्यवस्था कैसे थी, किस प्रकार से वहां पर लोगों के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन किया जा सकता था, किस प्रकार से वहां की राजनीतिक व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य द्वारा किन बातों पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया, राजा कैसा होता था, प्रजा को कैसे रखनी चाहिए, क्या इन बातों का पता लगा पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कौटिल्य का अर्थशास्त्र अनुपस्थित था। तो चीजें जब हमारे सामने उपस्थित होती हैं, तो ही हम उसका अनुमान या उसके बारे में पढ़ पाते हैं। क्लास 10th को आप तभी पास कर पाएंगे जब आपके सामने सोर्सेस रहेंगे, आपके सामने बुक रहेगी, है ना, तभी आप पढ़कर उसे वास करेंगे। ठीक ऐसे ही किसी सभ्यता को आप तभी समझ पाएंगे, उसके बारे में जानकारी तभी ले पाएंगे जब आपके सामने इन दो साक्ष्यों में से कोई एक रहेगा। तो उम्मीद करता हूं हमने जो बातें की, एक बार मैं आपको डिटेल में समअप कर देता हूं। इतिहास के पिता है हेरोडोटस, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, और इसमें इन्होंने भारत और फारस के संबंधों का भी वर्णन किया था। इतिहास को पढ़ने के लिए कुछ सोर्सेस, स्रोतों की आवश्यकता होती है, और विशेषकर भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो दो सोर्सेस पढ़ते हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत। किसी वस्तु के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं अगर हम किसी वस्तु को पढ़कर, किसी किताबों को पढ़कर, किन्हीं वेदों उपनिषदों को पढ़कर अगर हम उस सभ्यता के बारे में जानते हैं तो साहित्यिक स्रोत। उपकरण, मृदभांड, सिक्के या मुद्रा पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य हैं।
वहीं देसी और विदेशी साहित्य में चाहे हम वेद पुराण अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा रचित है, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है, या हेनसांग फाहियान इन यात्रियों के विवरण की बात करें तो ये सभी साहित्यिक शोध का अभिन्न अंग हैं। उम्मीद करता हूं आज की बातें स्पष्ट रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहे लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कमेंट करके बस इतना मुझे बता देना कि क्या ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए और इसमें आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इसके आगे की बिंदुओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।